अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक जबरदस्त दिन का आगाज कर चुके हैं। पाकिस्तान की कल की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं और क्या कमाल पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया पूरे टूर्नामेंट के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा यंग टीम आई मस्ट से इतना कमाल खेली, इतना जबरदस्त पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को कि हमारे सर फखर से बुलंद हुए। इट वाज अ सेमीफाइनल, वी कुडंट मेक इट टू फाइनल, बट द वे वी प्लेड द टूर्नामेंट, द वे वी डिफीटेड इंडिया, द वे वी डिफीटेड न्यूजीलैंड एंड ऑल द वर्ल्ड क्लास टीम्स, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और कल भी हम कमाल खेले, कल हम बहुत जबरदस्त खेले और इसके साथ साथ जिन सर्कमस्टांसेस में हम खेल रहे थे और जिस टीम की हम बात कर रहे थे कि यंग टीम गई और इतना हमने इनको क्रिटिसाइज किया था कि ये टीम आप जो भेज रहे हैं इस पे आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। ये सारी बातें हमने सुनी एक्सपर्ट्स की जानिब से, क्रिटिक्स की जानिब से, हम भी कर रहे थे एग्जैक्टली। लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया, इट वाज इनक्रेडिबल। उसके साथ साथ हम कल डिस्कशंस भी सुनते रहे। कल हमने मोहम्मद रिजवान की जो पिक्चर है वो भी देखी, हॉस्पिटलाइज थे वो। उसके अलावा दीगर जो प्लेयर्स थे उनके भी जिस सर्कमस्टांसेस में हम ओवरऑल बात करें खेली और बेहतरीन अंदाज में खेली। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कल का कि हम नहीं पहुंच सके, लेकिन स्टिल हमें कोई रिग्रेट्स नहीं है, हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी। लुक एट दिस बॉय, लुक एट दिस बॉय। ये किस हालत में थे, लंग्स का प्रॉब्लम था इनको, उसके बावजूद ये न सिर्फ आए, खेले, 50 स्कोर की, ब्लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन हमारा वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त और उसने क्या जबरदस्त टीम को लीड किया, कैप्टन इनिंग। और कल के मैच के हवाले से हमने जोश जगाते में भी बात की थी। 9 खिलाड़ी ऐसे थे पाकिस्तान के जो पहली दफा नॉकआउट के अंदर ऑस्ट्रेलिया को फेस कर रहे थे। सिर्फ हफीज और शुएब पहले खेले हुए थे। अब तो बिल्कुल एक यंग साइड और मैंने देखा कि पूरी दुनिया कल तारीफों के पुल बांध रही थी। हाउ कैन यू फॉरगेट जो फखर जमान है, उनकी कल बड़ी शानदार इनिंग्स रही और जब हमने उनकी बात की थी फाइनली एग्जैक्टली हम कल उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसका भी अभी तक अच्छी उनकी फॉर्म नहीं देखने में। कल उन्होंने बताया कि मैं एग्जिस्ट करता हूं और मैं बड़े जबरदस्त तरीके से फेंटी भी लगाता हूं और उन्होंने लगाई कल फेंटी और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया फखर जमान ने। हम जितनी तारीफ करें अपनी टीम की उतनी कम है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट द ट्रॉफीज और द कप, इट्स अबाउट हाउ यू प्लेड। और कल के मैच के अंदर भी जितना बेस्ट दिया पाकिस्तान की टीम ने, चाहे वो कोई भी प्लेयर था। कुछ प्लेयर्स के जैसे हसन अली के ऊपर कुछ लोग तनकीद करते, कैचेस का जैसे पकड़ना गेम का हिस्सा है, आप उड़ के पकड़ लेते हैं हवा में बॉल को, ऐसे कैचेस का छूटना भी इस गेम का हिस्सा है। सो ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि जी अगर एक कैच छूट गया तो वर्ल्ड कप गिर गया, तो ये पार्ट ऑफ दिस गेम, इट हैपेंस एंड इट हैपेंस विद एवरी टीम एग्जैक्टली। एंड आई एक्चुअली फेल्ट बैड जब हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ। और लेकिन सबसे अच्छी बात थी जो शोएब मलिक उनको हौसला दे रहे थे, उसके बाद उनकी रोते हुए की एक वीडियो। ऑब्वियसली हम सबको बुरा लगा, तो एक बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा होगा उससे अगर कैच ड्रॉप हुआ तो ऑब्वियसली उसको भी बुरा लग रहा होगा, नो डाउट। ये एक और हसन की बड़ी जबरदस्त रीसेंट पास्ट के अंदर बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री रही है। जिस तरीके से इंजरी से रिकवर करके हसन वापस आए और इस वक्त भी अगर साल के अंदर पिछले सक्सेसफुल बॉलर्स की रेशो देखें तो शाहीन के बाद सबसे ज्यादा विकेट्स और बेहतर इकोनॉमी रेट हसन अली का है। सो किसी एक मैच को बेस बना के तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल वी आर वेरी हैप्पी द वे पाकिस्तान परफॉर्म। कल मैंने ट्वीट भी किया था, आई थिंक दे शुड ऑफिशियली बी रिसीव्ड। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी तारीफ की, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी तारीफ की। आई मीन जो शख्स भी क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट की नेचर को समझता है, वो पाकिस्तान टीम की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में हमें रिप्रेजेंट किया और हमने तो कहा था कि जिस लम्हे आपने भारत को हराया था 10 विकेट से फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हराया था, हम तो वर्ल्ड कप जीत गए थे क्योंकि आप हमारे दिल जीत गए थे। सो अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट। और हमारे पास एक मिनट में बाबर आजम की एक स्पीच भी उन्होंने की कल, वो भी जरा बड़ी इंकरेजिंग जो उन्होंने पोस्ट मैच एक उनकी स्पीच थी, वो वीडियो आई, हम आपको वीडियो वो दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं। सबको दुख है कि हमने कहाँ गलत किया और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए था। ये हमको कोई भी नहीं बताएगा, सबको पता है, लेकिन इससे हमने सीखना है। हमारा जो ये यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए, ठीक है। और सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे, इससे सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीज़ें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाइयों, ये जोड़ जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से,
मैं सबको बैक करता हूँ एज ए कप्तान। मुझे जिस तरह आप लोगों ने रिस्पांस दिया अंदर बाहर जहाँ भी, बहुत अच्छा फैमिली वाला माहौल रखा, सब ने एफर्ट डाली। किसी को ये नहीं लगा, किसी ने लगा कि मैं हाथ खींच लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हर मैच में हर एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और यही चाहिए होती है टीम से। कभी आप हाथ ना खींचो। एफर्ट जो कहते हैं ना, एफर्ट हमारे हाथ में है और वो हम करेंगे। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो रिजल्ट खुद आएंगे जब आप एफर्ट करते रहेंगे ना। रिजल्ट हमारे हाथ में आते रहेंगे। तो कोई गिरे ना, ठीक है, मुझे पता सबको दुख है, लेकिन ये थोड़ी देर तक, उसके बाद ठीक है, सोचो कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ हम अच्छा कर सकते थे। तो कोई गिरे नजर ना आए, एक दूसरे को उठाओ। बैकअप यही टाइम होता है एक दूसरे को उठाने की। खींचना किसी ने नहीं है। मैं आपको मैं जिससे भी मैंने सुन लिया ना, तो वो फिर मैं कुछ और बात करूंगा उससे। कोई भी किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अच्छा जितना चलता आ रहा है वैसा माहौल रखो। That's what you call a captain speech। और जिस तरीके से उन्होंने सबको बैकअप किया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को अगर मैंने कुछ ऐसी वैसी बात सुनी। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन आप ले रहे हैं कि हमने जैसा भी परफॉर्म किया जाए टीम परफॉर्म किया, किसी ने इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं किया। एक चीज का गिला है मुझे बाबर आजम से और सब प्लेयर से, व्हाई आर दे सैड? मतलब दे हैव प्लेड रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट। आपने इतनी जबरदस्त टीम्स को, वो टीम जो इस वक्त फाइनल में, आपने उसको बीट किया है। इसका मतलब है अगर आप फाइनल खेलते तो आप उसको बीट करते। You've been the number 1 साइड पाकिस्तान टीम। आपके मुंह पे ये उदासी, फिर बाबर आजम में भी ओब्वियसली कितनी एफर्ट आप करते हैं। जब रिजल्ट आपकी मर्जी का नहीं होता थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट प्लीज पुल योर हेड्स अप। मतलब आपने कौम का सर फखर से बुलंद किया है। आपने भारत जैसी रौनक रखने वाली टीम को 10 विकेट से चेस करते हुए हराया है और उसमें से मैक्सिमम लोग पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। हाउ कैन यू से कि आप अच्छा नहीं खेले? You just lost a match. You didn't lost the cricket. You have won the hearts. So I think you should be very positive. और इमरान, अभी जो ये टीम हमारे सामने आई है, आई गेस ये जो विनिंग कॉम्बो बना है इस टीम का, एक विनिंग टीम बनी है, मेरे ख्याल से ये आइंदा आने वाली क्रिकेट में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। और ये अगर सेमीफाइनल्स तक जा सकती है टीम, जिसके हवाले से कह रहे थे कि तो पता नहीं मैच जीतेगी भी या नहीं जीतेगी, लेकिन ये सेमीफाइनल्स तक पहुंची, तो इस टीम के लिए हम बहुत होपफुल हैं कि आइंदा आने वाले और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में खेलेंगे। हाँ, इस टीम की वापसी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया। इंटरनेशनल जो बोर्ड्स हैं उन्होंने सोचा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ पर खेलेंगे सीरीज, तो ये इन सबको क्रेडिट जाता है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने हमारी उम्मीदों से तो बहुत बढ़ के किया। आपने दुनिया को उनकी औकात याद करा दी कि पाकिस्तान अवॉइडेबल मुल्क नहीं है क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। और बाबर आजम जो कि इस वक्त स्पीच कर रहे थे, ही इज वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन और तीनों फॉर्मेट्स के अंदर टॉप रैंकिंग्स के अंदर रही हैं। उसके साथ साथ सामने शाहीन, मुझे लेकिन इस चीज पे बड़ा दुख है इस वीडियो को देखकर कि यू शुड नॉट बी सैड, यू नो, वी आर प्राउड ऑफ यू और आई थिंक होल नेशन शुड वेलकम द टीम द वे दे हैव प्लेड। और उसके साथ साथ कल एक इंडिया टुडे एक टेलीविजन है इंडिया का, वहां पे एक जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, तो कल उन्होंने मुझे कहा, उनका एक मैसेज आया कि व्हाट ग्रेट वॉरियर्स यू गॉट इन योर टीम। सो दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम एन इंडियन जर्नलिस्ट। और इसी तरह सभी लोग तारीफ कर रहे थे। तो आई थिंक जीत को किसी कप की या ट्रॉफी के जेरे असर समझना या उसके मरूने मन्नत समझना, दैट्स नॉट फेयर। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जेलन होकर खेले, हमें अपनी टीम पे फेथ बहाल हुआ कि नहीं, ये टीम ऐसी नहीं है जो रेत की दीवार साबित होती है, एक शख्स आउट होता है सारे आउट हो जाते हैं, लाइन लग जाती है, चेज नहीं कर सकते। नो, इन्होंने बताया कि हम खेल सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, हम कम बैक कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट गेम एंड वी रियली एंजॉयड एवरी बिट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर चीज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। कल हमने देखा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी और इसके हवाले से कहा जा रहा था बार बार कि हमने इसको इजी नहीं लेना, इनको इजी नहीं लिया गया। जिस तरह से उन्होंने इनको रोका रन्स को, शाहीन का आगाज, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से आगाज किया बॉलिंग का, ओवरऑल इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। अगर इट वाज नॉट आवर डे यही कह सकते हैं, लेकिन स्टिल ये हमारी जो कह ले आइंदा आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा है कि हमने बहुत कुछ सीखा, हमने अच्छा परफॉर्म किया, हमें एक अच्छी टीम मिल गई। इससे बढ़कर क्या है कि अच्छी टीम, बड़ी अच्छी बात आपने की, एक अच्छी टीम मिल गई हमें। हम इतने अरसे से तलाश में थे इस कॉम्बिनेशन के। खैर, हसन अली वाज वेरी सैड, उन पे तनकीद भी बहुत हो रही थी। ही इज द रियल प्रिंस, आई मस्ट से। द वे ही प्लेड, द वे ही वाज ट्राइंग टू प्ले, अच्छा दिन नहीं होता है बॉलर का। कल मैंने वहाब रियाज को कहते हुए सुना कि मैं बेस्ट बॉलिंग अटैक के बाद अपना बेस्ट कर रहा था और मैं जो बॉल कर रहा था मुझे मार पड़ रही थी। सो देयर इज अ डे, इट वाज अ बैड टूर्नामेंट फॉर हसन, इट वाज अ बैड डे फॉर हसन। इट डजंट मीन ही इज अ बैड क्रिकेटर और अ बैड प्लेयर, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। और हसन अली जनरेटर को तो इंडिया तो खास तौर पे इनके नाम से घबराता है एंड ही हैज प्रूवन इट, ही हैज गॉट द वैरायटी ऑफ द बॉल्स। कोई दिन बुरा होता है और फिर सामने
मतलब बहुत अच्छी बैटिंग थी यार, बहुत अच्छी बैटिंग लाइन थी ऑस्ट्रेलिया की और बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइन थी। और देन उस दिन उनका दिन था, दे हैड टू विन। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे 3-4 थ्रोज किए, रन आउट, वो बिल्कुल क्लियर रन आउट थे, वो नहीं लगी बॉल विकेट्स को। शादाब इज वन ऑफ द गुड फील्डर्स, उनकी बॉल नहीं लगी, फखर की बॉल नहीं लगी। सो इट वाज जस्ट नॉट आवर डे, वी मस्ट से। इट्स नॉट लाइक लेकिन हम यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल द ग्रेट शाहीन शाह अफरीदी। मतलब कल मुझे ऐसे हो रहा था उनके ऊपर सुबह भी कह रही थी, मतलब ही इज लाइक वेरी क्यूट, और वो जो इस तरह से बॉलिंग कराते हैं, खुश looking like angry bird by the way when he was being hit six. स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है। और जिस अंदाज में, मतलब मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से खेलते हैं, मेरे ख्याल से एक जेम है पाकिस्तानी टीम के लिए कि हम जिस दौर में शायद एग्जैक्टली माशाल्लाह और इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी की इनिंग्स के बगैर या उनकी बॉलिंग अटैक, जिस तरह से उन्होंने ओवर्स में रन्स को रोका, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट। और इससे पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, ये वाला जो हमारा सेशन है टू पे अ ट्रिब्यूट टू आवर टीम हु प्लेड रियली ग्रेट। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को तो हम कांग्रेट्स कहते ही हैं, बहुत अच्छा खेले, फाइनल तक गए एंड अच्छा फाइनल मैच होगा वी बिलीव। और इसके अंदर मुझे लगता है कि अब बड़ी जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के ऊपर है कि दे कैन डिफीट ऑस्ट्रेलिया। आई बिलीव न्यूजीलैंड कैन डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स। इस पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन रिजवान की टीम में चाहता हूं कि आप जरा वो पिक्चर एक बार फिर हमें दिखा दें, बिकॉज माय हार्ट गोज फॉर दिस जेम, द वे ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। मैथ्यू हेडन से जब पूछा गया पाकिस्तान की बैटिंग के बाद, उनका ही हैड सम लंग्स इन्फेक्शन इशू, उसके बावजूद ही प्लेड, फील नहीं हुआ बॉल जैसे झपट के आ रहा था बॉल के ऊपर। आईसीयू फॉर 2 days, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अनफिट हो बट स्टिल आप खेलें अपनी टीम के लिए। ये आपका पैशन, आपकी लॉयल्टी, आपकी पेट्रियटिज्म अपने मुल्क के साथ शो करता है। और मोहम्मद रिजवान ने we just salute you. Great effort. And wish you all the best पाकिस्तानी टीम। We are so proud of you। आप लोगों ने बिल्कुल ही, हम बहुत खुश हैं पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी कौम को आप पे फख्र है कि जिस अंदाज से आपने खेला है। जनाब इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन आगाज में अभी हमने आपको चूंकि बहुत सारी डिस्कशन कर ली क्रिकेट पे, हेडलाइंस बताएं। कैंगरूज ने शाहीनों को दबोच लिया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। कौमी बॉलर्स टारगेट का दिफा करने में नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने तूफानी बैटिंग करते हुए 177 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। T20 का नया चैंपियन कौन होगा? 14 नवंबर को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आलमी कप की जंग लड़ेंगे। पीसा अवार्ड जीतने वाले डकी भाई और रुमैसा खान आज होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। आज़रबाईजान के सिफारत खाने का आर्मीनिया के खिलाफ जंग के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहवाल बताएंगी सना हुमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। अपनी जात की बिला जरूरत तारीफ क्यों नुकसानदेह है, फर्क जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। लातादाद गीतों और नज़्मों के खालिक अहमद राही के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स भी होंगे, क्रिकेट पे डिस्कशन भी होगी, कुछ सियासत भी बातें होंगी, लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे अहमद राही के हवाले से। लातादाद गीतों और नज़्मों के खालिक अहमद राही के मदा आज उनका 98वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अब 12 नवंबर 1923 को अमृतसर में पैदा हुए। अहमद राही का असल नाम गुलाम अहमद था और वो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गए और एक मैगज़ीन में बतौर एडिटर मुलाजमत इख्तियार की और 2 किताबें भी लिखी। अहमद राही की शायरी की बात करें तो उसमें हिज्र, तन्हाई और उदासी के अक्कास हैं। अहमद राही ने 1970 में फिल्म हीर रांझा के गीत, जिसमें सुन वंजली दी मिथड़ी तान में उसको गाया और उससे उन्हें शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 14 नवंबर को शुगर से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। ये एक डायबिटीज़ के हवाले से बात करें तो ये खामोश कातिल है। अगर इस मर्ज की बर वक्त तशखीस हो जाए तो इसके मुज़र असरात से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ होने की वजह से दिल, गुर्दे, मैदे, जोड़ों का दर्द, बिनाई का मुतासर होना, ये सारे मसले लाहक हो सकते हैं। और आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, ये बीमारी
बीमारी कब, क्यों और कैसे लाहक होती है और इसके लाहक होने की वजूहात क्या और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रख कर इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसके इलाज के कौन से तरीके हैं, इसी हवाले से द डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला खुसूसी और सबसे बड़ा जो डायबिटीज़ के हवाले से हॉस्पिटल है जिस पर आगाही भी दे रहा है, इस पर हम तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन आम के लिए शुगर डायबिटीज़ हम इसकी बात करें और इसके साथ साथ एक आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि 14 नवंबर को यानी कि इतवार के दिन ये जो द डायबिटीज सेंटर इस्लामाबाद है ये एक आगाही दिन मना रहा है और इस दिन आपने ब्लू कलर के कपड़े पहनकर इस आगाही मुहिम में इनका साथ देना है ताकि डायबिटीज के हवाले से, शुगर के हवाले से लोगों को आगाही मिल सके और इसी हवाले से भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर नुज़रत हमीद साहब मौजूद हैं जो माहिर अमराज़े जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अमराज की माहिर हैं, शुगर की माहिर हैं आसान अल्फाज में। उनसे ज़रा हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहिबा आज हमें इस अहम दिन के हवाले से क्या गाइडलाइंस दे सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में कोई फैमिली या कोई घर ऐसा हो जहाँ पे कोई डायबिटिक पेशेंट ना हो, बहुत बड़ी तादाद में इसके मरीज मौजूद हैं। इस दिन की मुनासबत से सबसे पहले आप इन क्या बताना चाहेंगी हमें शुगर के हवाले से, कैसी बीमारी है, कितनी खतरनाक है, जो भी आप हमारी मालूमात में इजाफा करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया शो पे। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही इंट्रोड्यूस करवाया कि ये इतनी कॉमन एक बीमारी है, इतना कॉमन एक कंडीशन है कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई हम में से बचा हो जो अपने फैमिली में देखे या अपने गिरद नवा के लोगों में कोई डायबिटिक पेशेंट को ना जानता हो। आई थिंक कि हम सब किसी न किसी डायबिटिक पेशेंट को जानते हैं, इतनी ज़्यादा कॉमन है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो 14 नवंबर जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल ये अवेयरनेस का दिन है, आगाही का दिन है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का मकसद ही है, इसका कैंपेन का मकसद ही है कि हम दोबारा से इसकी आगाही फोर फ्रंट पे लाएं। ये कितना तेज़ी से बढ़ रही है ये मर्ज, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन ये हमने लोगों को अपनी आगाही देनी है। ठीक हो गया। 100 साल हो गए, 100 साल हो गए जब से कि इंसुलिन दरियाफ्त हुई है, लेकिन 100 साल होने के बावजूद हम अपने लोगों को वो बेसिक हेल्थ केयर नहीं दे सके, ना ही हम वो आगाही दे सकें जो कि ज़रूरी है इस मर्ज से निपटने के लिए ना। तो इसलिए इतनी तेज़ी से हमारे मुल्क में बढ़ा है। सिर्फ हम नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं, लेकिन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि भाई है क्या ये डायबिटीज़ और इसके अलामात क्या हैं और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो मेनली डायबिटीज़ का आपको पता ही है कि एक ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से अगर बढ़ा है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, चाहे वो किसी वजह से बढ़े, चाहे इंसुलिन की कमी हो हमारे जिस्म में या चाहे इंसुलिन कम्प्लीटली बनना बंद कर दें। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं आपसे कहूँगी कि 3 किस्म की डायबिटीज़ होती हैं। एक जो सबसे कॉमन डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है, जो कि इंसुलिन होती है हमारी बॉडी में लेकिन हम ओवरवेट होते हैं या हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते या हमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं तो इंसुलिन काम नहीं कर सकती। ठीक है। और फिर टाइप 1 होती है जो कि बच्चों में होती है, उसमें ये होता है कि हमारा लुबलुबा जो है वो सडनली काम करना बंद कर देता है, वो ऑटोइम्यून होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें ना बच्चे का कसूर है ना बच्चे के पेरेंट्स का कसूर है, वो अल्लाह मियाँ की तरफ से। ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, उसके लिए सिर्फ कंट्रोल करना, मैनेज करना ज़रूरी होता है। थर्ड टाइप जो है जो मैं आज ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगी या फोरफ्रंट पे लाना चाहूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी निगलेक्टेड है, और वो है कि हमल में जो डायबिटीज़ होती है तो इसका ख़ास केयर होना चाहिए। हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये निगलेक्टेड है कि जो भी हमारी मदर्स हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि थर्ड मंथ में उनका ब्लड शुगर लेवल ज़रूर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ के भी ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट हो सकते हैं और आगे चल के दोनों को टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की डायबिटीज़ के हवाले से, प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस उस तरह नहीं है। हम दीगर चेकअप्स की तरफ तो जाते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल और वट एवर इट इज़ हम उसको इतना तवज्जो नहीं देते। हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट चीज़ों पे होती है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके हवाले से बताइएगा, सेकेंडली देन प्रिवेंशन के हवाले से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो हम पहले से उसके लिए कोई इक़दाम कर लें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रिवेंशन ही सबसे मेन चीज़ है। जो हमारा डायबिटीज़ सेंटर है TDC, वो इसी चीज़ पे, एजुकेशन अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज मच बेटर देन क्योर। हम बच सकते हैं इस चीज़ से। यही तो इसमें एक चीज़ है कि हमारे फैमिलीज़ में, हमारे बड़ों में डायबिटीज़ है, हमारे में उनसे भी यंगर एज पे डायबिटीज़ हो सकती है। हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि हमने अपना नॉर्मल वेट रखना है, कोशिश करनी है कि हम अपने वेट्स को मेनटेन करके रखें और जो पेट ना बढ़ने दें, जो जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, ये ना होने दें।
और वो कैसे नहीं होगा कि जब हम अपनी डाइट बैलेंस लें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हम लोग बहुत रिफाइंड चीज़ें खाने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंस है खाना पीना, और एक्सरसाइज और एक्टिविटी उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। हम सब डेस्क जॉब्स करते हैं, हमारे बच्चों ने प्लेग्राउंड्स पे खेलना छोड़ दिया, अब सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करें। इस चीज़ को हमने ओवरकम करना है, इस चैलेंज को हमने मिलकर ओवरकम करना है एज फैमिलीज, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, कि हम इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी से चेंजेस लाएंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ से बच सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम एक्टिविटीज़ इस तरह से लाएं। आपको पता है कि हमारे सोशल सेटअप ऐसा है, हमारी गैदरिंग्स ऐसी है, हमारी खुशी और गमी सभी खाने पीने पे ही रोटेट करती है ना, तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, सबको साथ लेकर चलना है, जैसे एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं या हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं, उनमें हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमारे यहाँ शुगर कंजम्पशन और बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं या आप हमें बेहतर तौर पे गाइड कर सकती हैं कि इससे भी इसका चांस है इंसान प्रोन हो जाता है इसके, इस हवाले से भी बताइएगा। और जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जी, डाइटरी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपने बॉडी वेट मेंटेन करना है, और वो जब भी मेंटेन हो सकता है अगर हम डाइटरी हैबिट्स पे गौर करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वाटर इनटेक की, पानी पीने की ना, हमें कम से गुड अमाउंट ऑफ पानी पीना चाहिए, कम से कम 7-8 ग्लास रूटीन में, गर्मियों के मौसम में इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो वाटर होता है ये हमें डिटॉक्सिफाई करता है, ये शुगर्स और एक्स्ट्रा जो हमारे अननीडेड चीज़ें होती हैं बॉडी में, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। वाटर इनटेक हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा टाइम, अगर हम कहें ना खाने पीने की टाइमिंग्स, दिन के दौरान जैसे ब्रेकफास्ट और लंच हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा हाजमा बेस्ट होता है, डाइजेशन हमारा बेस्ट होता है। और रात का खाना जैसे जैसे शाम ढले हमारा खाना पीना कम होना चाहिए। लेकिन हम सब उल्टी रूटीन पे चल रहे हैं ना, हम लोग घर जाके फारिग होकर आराम से रिलैक्स होकर खाना खाना चाहते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको डायबिटीज हो सकती है, उनके लिए क्या एहतियात है? जिनको डायबिटीज हो गई है, जो ऑलरेडी डायबिटिक्स हैं, वो आपको देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, कुछ तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स तक पहुंच जाते हैं। आजकल आपको पता है मुआशी सूरत हाल कितनी नाजुक है, लोग इलाज मेडिसिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो हम जरा उनके हवाले से बात कर लें, वो क्या करें? एक तो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो डायबिटिक्स हैं आपको देख रहे हैं, कुछ लोगों को जख्म हो जाते हैं, पाँव खराब हो जाते हैं, उनसे उनके हाथ पाँव नाकारा होने का खदशा होता है। जरा इसको इन डिटेल्स अगर आप एड्रेस कर सकें। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम ही यही है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। तो हमने एक्सेस बढ़ाना है अपना, हर उस इंसान तक पहुंचना है जिसको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है या हो चुका है। तो आप कहते हैं ऑलरेडी जिसको डायबिटीज़ है, मेनली बेसिकली स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, ग़िज़ा से करेंगे। प्योर शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स से हमने बचना है। शुगर, शक्कर, गुड़, शहद, ये सब चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, अपनी डाइट से निकाल देनी है। उसके बाद फिर मैदा जो होता है, फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर से बचना है। हमने अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, दालें और मीट, मतलब बैलेंस डाइट लेकर आनी है। चक्की वाला आटा लेना है, जौ, उसमें जौ का आटा मिक्स करना है, क्योंकि ये हमारी स्टेपल डाइट है। राइस का इस्तेमाल कम करना है। और जैसे पहले ऑलरेडी उसका मैंने बताया, टाइमिंग्स का भी बताया आपसे, डिस्कस किया। और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज पे जितना स्ट्रेस दिया जाए कम है। मेरा ख्याल है अगर एक्सरसाइज की कोई टैबलेट होती है ना, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले बेचते तो हम फौरन खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज का बेनिफिट, नो डाउट, ह्यूज बेनिफिट। और कुछ लोग जरा फ्रूट्स वगैरह खाने से भी, मेरी अपनी मदर भी इनफैक्ट शी हैज दिस इशू, तो फ्रूट्स खाते हुए भी बहुत बड़ा एहतियात करना पड़ता है कि ये खाएं। जैसे लास्ट अभी आम का सीजन चल रहा था, आम खाते हुए एहतियात करनी है। जरा ये क्लियर करें हमें, क्या फ्रूट्स के अंदर भी ज्यादा मीठे वाले? मैं बिल्कुल, जी जी, बेसिकली आपने ये देखना है, हम कहते हैं कि आपकी बैलेंस डाइट का ये मकसद होता है कि आपने मॉडरेशन का रास्ता लेना है। हम हर चीज़ को नहीं मना करते, हर चीज़ को आप इंजॉय करें, लेकिन हमने मॉडरेशन की तरफ जाना है। अगर आपने आम लेना है तो आपने छोटा आम या आधा आम या 2 फांके उसकी लेनी है, मतलब 3-3, 4-4 आम तो नहीं ले सकते ना। बैलेंस रखना है। और जिस दिन आपने आम लिया उस दिन आपने कोई और फ्रूट नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो नहीं है कि आपने कोई चीज़ हमेशा फोरबिडन हो गई, फोरबिडन वाली चीज़ नहीं, मना कोई चीज़ नहीं है, बैलेंस रखना। तो हम क्योंकि रोटी कॉमनली हम सबके घरों में बनती है गंदम, तो उसमें आपने कहा कि आप मिक्स करके आटा इस्तेमाल करें, तो ये जो हमें मार्केट से आटा मिलता है ये आप रिकमेंड नहीं करते डॉक्टर्स? मैं वाइट जो आटा होता है, रिफाइंड आटा, उसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। आप उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप लें चक्की वाला आटा, उसको बगैर छाने इस्तेमाल करें, या उसमें जौ का मिक्स करें, उस आटे की रोटी में शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एज फैक्टर के हवाले से हम जानना चाहेंगे। वैसे तो हम देखते हैं कि आप अगर ज़्यादा एज की तरफ जाएँ तो आपको डायबिटीज़ के आपका रिस्क भी बढ़ जाता है और दीगर मामला भी होते हैं। आजकल हम ऑब्जर्व करते हैं यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का इशू हो रहा है।
उसकी रीज़न मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या ये इनहेरिटेड होता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में किसी को है, या ओवरऑल हमारी जो लाइफस्टाइल है इसका इम्पैक्ट है कि यंग एज में भी लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं? जी, दोनों चीज़ें क्योंकि हमारी एल्डर जनरेशन में भी ज़्यादा है डायबिटीज़, फिर ये कि लाइफस्टाइल हमारा वही है, मतलब दिन ब दिन एक तरह से सेडेंट्री होता चला जा रहा है, तो वो फैक्टर भी है। एक चीज़ ये है कि पहले हम कहते थे जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसे हम कहते थे एडल्ट ऑनसेट किसी वक्त ना 40+ पे हम देखते थे, अब हमें वो अंडर 30 में भी नज़र आ रहा है, ओवर 20 में भी नज़र आ रहा है। हमारे बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने लग गया है वेट की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से। जबकि पहले डायबिटीज़ जो बच्चों में होता था वो सिर्फ टाइप 1 होता था, वो सिर्फ खुदा की तरफ से होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हो रहा है और इस चीज़ को हमें बहुत सीरियस अटेंशन देनी है। ठीक है डॉक्टर साहबा, क्योंकि अभी रिसेंटली हम इवन वी आर स्टिल पासिंग बाय दिस कोविड का जो एक दौर है, इससे हम गुजर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग हम समेत इससे मुतासिर हुए, शायद कोई शख्स बचा हो जिसको कोविड ना हुआ हो। तो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, खासतौर पर जो थोड़े बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर उन्होंने सर्वाइव किया तो वो बड़ा वीक हो जाता है। इवन बीइंग यंगस्टर्स हमें ये चीज़ फील हुई है कि इम्यूनिटी के ऊपर बहुत सीरियस असरात इसके पड़े हैं। पोस्ट कोविड डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए कोई एहतियात आप तफवीज़ करती हैं या उनके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप मेंशन करना चाहें? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी उनका बॉडी सिस्टम जो है वीक होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते थे, और वैक्सीनेशन में भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले उनको फोरफ्रंट पे लेकर आए थे, बिकॉज वो ज़रा ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। अब आफ्टर हैविंग कोविड और सर्वाइव्ड कोविड, उनका यही जो एहतियात हम सब की है वही उनकी एहतियात है, बिकॉज इट्स पास्ट, लेकिन उसके लिए बिल्डअप के लिए वही अच्छा अपना एक्सरसाइज रखना, रूटीन अपनी सही रखनी, ठीक होगा। और उस टाइम पे ड्यूरिंग कोविड टाइम तो ज़रा उसको एड्रेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुज़रत हमीद, आपके हमारे साथ मौजूद थी। इतना इंपॉर्टेंट दिन है 14 नवंबर को, डायबिटीज़ के हवाले से आगाही का दिन है। द डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है, और अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, और ये बहुत सारी बीमारियों की रूट कॉज भी है, तो लिहाजा आपने अपना ख्याल रखना है। और चूँकि आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो अपने इलाज से बेहतर है कि आप प्रिवेंट करें इस बीमारी से। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कितना अच्छा लग रहा हूँ ना आज मैं। इसको ये आपने खुद को बताया है या मुझे बताया? एक सरप्राइज था आपके लिए इसके अंदर। खैर मुझे पता है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ और मैं हमेशा अच्छा ही लगता हूँ, मैं तो बुरा लग ही नहीं सकता। ये होता है सेल्फ अफर्मेशन, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना। ये मुझे बीमारी है कोई इसका? हाँ, ये आपको बीमारी साइकोलॉजिकल, मे बी आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, या मेरा कॉन्फिडेंस ये भी एक बीमारी है, ये भी ऑब्सेशन है। तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, चूंकि हम पाया बहुत जाता है हमारे अंदर। हाँ, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर, और माजरत के साथ खवातीन में बहुत पाया जाता है। हाँ, मैं एग्री हूं इस बात पे, मैं पहली दफा आपसे थैंक्स गॉड। लेकिन जनाब, ये सेल्फ अफर्मेशन है क्या, ऑब्सेशन क्या है? जब आप अपने आप के बारे में बात करें तो उसमें जो तारीफ का एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, क्या ये साइकोलॉजिकल को मसला है, क्या वजह है? हर चीज में आप खुद को ले आते हैं, कि मैं ये करता हूँ, तो लिहाजा इस पे ही आज डिस्कशन हो रही है माइंड मैटर्स में। हिना नियाज़ी और वकार अहमद मलिक बात करें। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अर्मिला और इमरान। वकार साहब, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि खुद की खूबियों और खामियों को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए और ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से कैसे गुजारा जाए। बात यह है कि अपनी खूबियों को तस्लीम करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी खामियों को तस्लीम करना एक बहुत मुश्किल मरहला है, और यही वो मरहला है जहाँ से आपकी तरक्की का सफ़र स्टार्ट होता है। हाँ जी। और सेल्फ अफर्मेशन जो है, कुछ आपको डेफिनेटली आप शीशे का सामना करती होंगी, हाँ जी। या आप और उसमें अपने आप को मुखातिब भी होती होंगी और अपने आप से बातें भी करती होंगी। लड़कियां तो बहुत ऐसे करती हैं। जनरली यानी हाँ जी। जब भी आप तन्हाई में होते हैं तो अपने आप को कुछ एडवाइजेस दे रहे होते हैं, कुछ नसीहतें कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, मतलब एक सिलसिला जारी है, खुद कलामी कर रहे होते हैं। उस खुद कलामी में अगर आंसर आ जाए तारीफ का, ठीक है, तो उसको हम सेल्फ अफर्मेशन कह सकते हैं। यानी आप अपनी सेल्फ की तस्दीक कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात की तस्दीक कर रहे होते हैं, उसकी खूबियों की। अच्छा, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वो खूबियाँ मौजूद हैं भी या नहीं, ठीक है ना? तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और नॉर्मली जो सेल्फ अफर्मेशन है, इसका सेल्फ एक्सेप्टेंस से यही फ़र्क है कि जो सेल्फ अफर्मेशन है इसमें खूबियाँ मौजूद नहीं होती। अच्छा, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हम में ये चीज है। एग्जैक्टली।
और ये जो चीज़ है ये किसी हद तक तो ठीक है, मतलब नज़रिया ज़रूरत के तहत किसी जगह पे आप बहुत फंस चुके हैं, बहुत ही कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या कुछ इस तरह का मामला है, उसमें से निकलना है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसमें आप अपने आप को एतमाद देते हैं, अपनी शख्सियत को एतमाद देते हैं, अपनी आंखों में आंखें डाल के कि नहीं तुम ये सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं शीशे के सामने बैठ के कहता रहूँ कि नहीं तुम केटू सर कर सकते हो, तो मेरा मतलब है कि जो केटू की हकीकत है सर करने की और मेरी जो अपने आप को वो बार बार कहने के, इसमें दरमियान में बहुत गैप है, ठीक है। इसी तरह जो एक्चुअली जो गैप क्या होता है, जो फीलिंग है आपकी, जो फीलिंग है और आपका जो एक्शन है, इसके दरमियान में गैप होता है, इसको आप फेल्ट गैप कह लें। और ये फेल्ट गैप जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप वो नेसेसरी एक्शन तो ले नहीं रहे, लेकिन आप बार बार जब कहे जाएंगे तो ये फेल्ट गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप एफर्ट नहीं पुट कर रहे उसको अचीव करने के लिए। और एक हैरानकुन बात यह है कि ये जो फेल्ट गैप है ये फिर मूव कर सक जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ, समझ, एहसास बर्तरी की जाने, वो एक फेक सा एहसास बर्तरी पैदा होना शुरू हो जाता है ना। देखिए आप बार बार अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो एक टाइम पे एक्चुअली आप उसको कबूल करना स्टार्ट कर देते हैं कॉग्निटिवली, अकली तौर पे कि हाँ मैं हूँ, जबकि रियलिटी किसी और जगह पे खड़ी हुई है, केटू तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। और मैं बहरहाल अपने आप को बार बार कह रहा हूँ, तो मैं हो सकता है मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा माउंटेनियर समझना शुरू कर दूँ, और अगेन ये ऑफ कोर्स आपको रियलिटी से डिटैच करता चला जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस ये है कि मैं अपने आप को अपनी तमाम तर कमजोरियों के साथ, कमतरी या जो भी मामलात ऐसे हैं खामियों के साथ है, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे कबूल करता हूँ। एक्चुअली जब आप कबूल करते हैं तो फिर एक तो सबसे पहले तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो जो दूसरा मरहला है वो ये है कि दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कि एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस या बिलीव समथिंग। अच्छा, दोनों में फ़र्क है। ठीक है। ट्रस्ट जो है ये कहते हैं, मसलन आप एक मियाँ है या बीवी है, आपस में वो कहते हैं कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट है, यू नो, रिलेशनशिप में। इसी तरीके से अगर आप कोई लोन लेने जाते हैं तो ऑफकोर्स वो बैंक जो है वो चेक करता है कि आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। ये जो लफ्ज़ ट्रस्ट है इसके साथ इनसिक्योरिटी जुड़ी हुई है। ठीक है, आप बेसिकली वो जो इनसिक्योरिटी जुड़ी हुई है उसको साइड पे करते हैं, और उसके बाद आप करते हैं कि क्या है, तो इनसिक्योरिटी वाला मामला है, अदम तहफ़्फ़ुज़ तो है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ पे कंट्रोल या करके तो ये इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये बेसिकली। एक है बिलीफ, जिस तरह एक मजहबी बिलीफ होता है, आप देखें ना उस पर आप कहते हैं फर्म खड़े होते हैं, बिल्कुल फर्म होते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है उसको हिलाना। ट्रस्ट जो है वो बहुत इजीली डैमेज हो जाता है। ट्रस्ट जो है एक छोटी सी बात पे ना वो बिखर जाएगा। जो रिलेशनशिप्स हैं या जो जितने भी आपके ताल्लुक हैं, उन ताल्लुक में बिलीफ आना जरूरी है, ट्रस्ट नहीं। अच्छा, बेसिकली हमारी सारी कोशिश ट्रस्ट पे होती है। मैं अब आप पे ट्रस्ट करता हूँ, और ट्रस्ट में एक प्रॉब्लम एक और है, उसमें ये होता है कि आपके कुछ खास किस्म की उम्मीदें भी होती हैं, यानी मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और मैं कुछ उम्मीदें भी रख रहा हूँ। अब आप देखिए कि जो बिलीफ है उसमें एक्चुअली आप क्योंकि यकीन की उस सतह पे होते हैं जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। आपको सारी जिंदगी में सारा दुख जो है वो आपको एक्सपेक्टेशंस दे रही होती हैं, ठीक है, तो वो ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। आप बिलीव करना जब स्टार्ट कर लेते हैं लोगों के साथ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिलीव के उस लेवल पे खड़े होंगे, तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप्स वाला मामला है, जब आप इसको फिक्स करते हैं तो ऊपर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो दो चीजें जो आज की हमने इसमें की हैं, एक सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अफर्मेशन बहुत अच्छी चीज है वक्ती तौर पे, ठीक है। आप कभी बहुत ही किसी ट्रॉमा में है, किसी ऐसी चीज में है, कोई साइकोलॉजिस्ट आपको कहता है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, या यू कैन डू इट, अगर आपने हिम्मत हार दी कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, तो यू कैन डू दैट। लेकिन अदरवाइज रियलिटी से इतना डिटैच होने की जरूरत नहीं है, वक्ती तौर पे ठीक है, तरीका इलाज हो सकता है, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की, नंबर 1। एंड सेकेंडली जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं, उन पे बिलीव करें और एक्शन स्टार्ट कर लें, और फिर ऐसा ऐसा जो है वो बेहतर। वैसे भी कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आपके एक्शंस जो है वो प्रूव कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। क्या हाल है? एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है, लेकिन इस वीक का आखिरी प्रोग्राम, इट मींस फ्लैग का डे है आज, और फ्लैग्स के अंदर आज हमने आपको एक तकरीब के अंदर लेके जाना है। अजरबैजान, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, और अर्मीनिया के दरमियान जो जंग हुई थी उसका 1 साल मुकम्मल हुआ, और इसी सिलसिले में एम्बेसी ने एक तकरीब का इनेकाद किया। सना भाइयों वहाँ पे गई, फ्लैग्स आपके लिए हम लेकर आए, देखते हैं। Azerbaijan always said and also stated that
we want Kashmir issue to be resolved according per United Nations Security Council resolutions. Thankful to the Pakistan political and military leadership for this brotherly gesture. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं। फ्लैक्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ आज़रबाईजान एम्बेसी में, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है ख़ास तौर पर मीडिया के लिए। हाल ही में आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जो 44 दिन की जंग जीती है, उसके हवाले से आज मीडिया को कुछ ख़ास हक़ाइक़ बताए जाने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़रबाईजानी एम्बेसडर खज़र फरहादोव के साथ, जो कि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ पेट्रियोटिक वॉर। योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। जंग को जीते हुए 1 साल हो गया और आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हम आज़रबाईजान कौम की तरफ से की जाने वाली काविशों को सराहते हैं। हमारे देखने वालों को ये बताएं कि 44 दिनों तक जारी रहने वाली जंग की कहानी क्या है। 44 days of this patriotic war. First of all, I would like to thank your channel. It's the second time you are visiting our events. सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग बाकायदगी के साथ हमारे इवेंट्स कवर करते हैं। Just position regarding patriotic war. मैं आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जंग पर आप लोगों की तरफ से की जाने वाली रिपोर्टिंग की भी तारीफ करना चाहूँगा। आर्मीनिया के साथ तनाज़ा हमने जंग और सियासी दोनों पहलुओं से हल किया है। जब ये तनाज़ा शुरू हुआ तो हमने 30 साल तक ये मामला अमन और सियासी तरीक़ों से हल करने की भरपूर कोशिश की। Occupation. We wanted to solve this issue all these 30 years peacefully, political way. लेकिन आर्मीनिया की जिद और हटदर्मी की वजह से ये मामला इस तरह हल होता नजर नहीं आ रहा था। फिर जब आर्मीनिया की अफवाज ने जारहियत की तो हमने भरपूर जवाब दिया और अपने इलाके आज़ाद करवा लिए। ये जंग 44 दिन जारी रही। हमारी सियासी क़यादत की तरफ से बहुत कोशिशें की गई। Next provocation, we counter-attacked and liberate our territories. मैं यहाँ आज़रबाईजान की आवाम की कुर्बानियों का जिक्र करना जरूर चाहूँगा। आर्मीनिया की तरफ से सिविल लोगों को निशाना बनाया जाता था। हमारे लोगों ने बहुत मुश्किलात झेली हैं। हमारे लोग मिसाइलों और गोलियों की तरतराहट से नहीं डरे। And the determined position of my people, because even during this war, Armenia targeted this civil. हमारे लोग बस अपने इलाकों को आज़ाद करवाना चाहते थे। हमारे लोगों ने किसी चीज़ की फिक्र नहीं की। जंग में अपना भारी नुकसान देखकर आर्मीनिया फौरन मुज़ाकरात की तरफ आ गया। Missiles such as Scud, Iskander-M, but people demanded to go forward to liberate all our territories. आज़रबाईजान की फौज ने बाकी इलाके बगैर लड़े ही हासिल कर लिए। ये मुख्तसर कहानी है हमारी आर्मीनिया के खिलाफ जंग की। And they forced our side to liberate the rest of the lands without fighting. That was in brief what was happened. And now I would like you to give the message to the whole. ये जंग यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब मैं चाहूँगी कि इस जंग से मुतालिक आप कोई पैगाम दें। Tell victory for the whole world. This war once again has shown to the world that being in just position. इस जंग में सबके लिए सबक यही है कि अगर आप हक पर हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। And there is no room other than. मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बैनुल-अक़वामी इदारों की करारदादों पर अमल करें। उन पर अमल करके ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमने भी यही किया। That's my short but meaningful, I think, message to the world community. आखिर में मुझे बताएं कि मसला कश्मीर को आज़रबाईजान कैसे देखता है। The Kashmir issue. As we always saying, Azerbaijan highly appreciate Pakistan's brotherhood in our hard times
And we also- आज़रबाईजान पाकिस्तान की हमेशा से कदर करता है। हमारे मुश्किल औकात में पाकिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया और मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। आज़रबाईजान OIC में कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का रुकन है। हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। per UN Security Council resolutions. थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका चैनल आज़रबाईजान की सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने भी हमेशा आज़रबाईजान की सपोर्ट की है। आपका चैनल इस काविश को जारी रखे हुए है। Thank you very much. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिफेंस अटैची आज़रबाईजान कर्नल मेहमान के साथ और आइए इनसे जानते हैं कुछ हक़ाइक़। हेलो योर एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। अपने मुल्क को जीत दिलवाने में आपका बहुत अहम किरदार रहा। अस्करी लिहाज से बताएं कि पाकिस्तान की सपोर्ट इस पूरे तनाज़े में आपको कैसी लगी? कोऑपरेशन ड्यूरिंग दिस होल पेट्रियोटिक वॉर। Thank you so much, first of all, for attending our press conference, and thank you very much for this question, which is very valid. पाकिस्तान and Azerbaijan we enjoy. इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर मैं आपका मशकूर हूँ। आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन अस्करी और सियासी ताल्लुकात भाईचारे और दोस्ती पर मबनी हैं। of our independence, Azerbaijan and Pakistan. आज़रबाईजान के आज़ाद होते ही पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन अस्करी शराकत दारी का आगाज हो गया था। Training, military training, and the military technical cooperation. अस्करी शराकत दारी में मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन शामिल है। बहुत सारे आज़रबाईजान के फौजी पाकिस्तानी फौजी इदारों से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। Military trainees, they take part in the military. इसी तरह पाकिस्तानी फौजी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए आज़रबाईजान आते जाते हैं। इसी साल पाकिस्तान और आज़रबाईजान की अफवाज के दरमियान एक जॉइंट एक्सरसाइज मुनक़िद की गई थी। Military servicemen in Azerbaijan. So हम उम्मीद करते हैं कि ये शराकत दारी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अगले साल एयरफोर्स टेक्निकल कॉपरेशन में तुर्की और आज़रबाईजान एक एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें हम पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी मदऊ करेंगे। continue such joint exercises in the. ये हमारे मिलिट्री शराकत दारी में एक इजाफा होगा। अगर बात की जाए आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जंग की, तो पाकिस्तान ने इस जंग में गैर यकीनी तौर पर हमारा साथ दिया। Turkey and we have invited Pakistan. सियासी और मॉरली पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। अस्करी लिहाज से आज़रबाईजान के वो फौजी जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, उनमें से बेशतर की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ने की थी। Regarding the Azerbaijan supports during this patriotic war, पाकिस्तान और तुर्की भी इस जंग में जीत के उतने ही हकदार हैं जितना आज़रबाईजान। हम पाकिस्तान के बहुत मशकूर हैं और पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली सपोर्ट की बहुत कदर करते हैं। support to Azerbaijan, political support, the moral support, and मुझे उम्मीद है कि हमारे ताल्लुकात आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे। and this contribution of Pakistan, similar to Turkish contribution to the victory. So therefore, we are very grateful to Pakistan for its support, and we will continue this cooperation in the inshallah, even the broader this cooperation in the future. यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन अस्करी ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? And the military relations, all these activities, all these the joint, the military. अस्करी ताल्लुकात में वो तमाम मिलिट्री शराकत दारी के पहलू आ जाते हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। Carrying out. So they are, इसके अलावा दोनों अफवाज दाखिली और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात में एक दूसरे की मदद करते हैं। अस्करी ताल्लुकात की बेहतरी से दोनों ममालिक के माबैन हर सतह पर ताल्लुकात खुशगवार हो रहे हैं। each other to achieve the interoperability level among our military servicemen, and which will make in the future for our military servicemen to jointly take part in future missions. अब मैं जानना चाहूँगी कि JF-17 थंडर की डील दोनों ममालिक के माबैन होने वाली है, इसके बारे में हमें बताएं। Actually, this the
procurement of the cooperation in the military technical domain. JF-17 हमारी फौज के लिए निहायत ज़रूरी हथियार है। अस्करी लिहाज से आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान को पहले नंबर पर रखा है। Has always taken or considered Pakistan as a first priority country. मिलिट्री शराकतदारी में पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है। हम इससे पहले भी पाकिस्तान से एयरक्राफ्ट लेते रहे हैं। Previously also the military technical cooperation with Pakistan and आज वो तमाम एयरक्राफ्ट आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं। अब हम अपनी फ़ज़ाइया और इसके जहाज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं। And yes, we would like to upgrade our Air Force the aircrafts and one of those जिसके लिए हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हमारी मदद की है। JF-17 के आने से हमारी फ़िज़ाई सलाहियतों में भरपूर इजाफा होगा। बहुत जल्द इससे मुताल्लिक हमारी सियासी और अस्करी क़यादत अपना फैसला करेगी। Our Air Force and based on the evaluation and the thorough the learning the characteristics of the JF-17 aircrafts, the Block 3 especially, so the relevant decision will be made, inshallah, by the political military leadership. Thank you very much, Your Excellency, for your answer. Thank you so much. Thank you. So ये था अब तक का फ्लैग्स और आज आपने जाने वो तमाम हकायक जो अभी तक जिनसे आप अनजान थे। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते फ्लैग्स में फिर एक और नए मेहमान के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से। हर शोबे ज़िंदगी की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले की निस्बत ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ बहुत तेज़ी से जो कह लें चल रही है और हर तरफ हम जो कह लें एक अफरा तफरी का आलम है। लेकिन तालीमी शोबे में बात की जाए तो उसमें भी जिद्दत आ रही है और उस मैदान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर और जो ऑनलाइन तालीम के लिए दरकार गैजेट्स हैं और जो मवाद जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर आबादी के लिए घरानों की हम बात करें उनके लिए इतना एक्सेस में नहीं है या थोड़े एक्सपेंसिव हैं और वालिदैन और जो तलबा है उनकी ऑनलाइन तालीम जो है उस तरह किस तरह से पॉसिबल इसको किया जा सकता है, इसी पर आज हम बात भी करें। बिल्कुल, हमें हुनैद लाखानी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के, माहिर तालीम है ओबियसली। उनसे पूछते हैं कि वो इसके ऊपर क्या हमें गाइड कर सकते हैं, उनका अपना इदारा क्या कर रहा है, ओवरऑल हमारा जो एजुकेशनल एक स्ट्रक्चर है उसमें उसको लेकर इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। हुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। जो हमारी रस्मी तालीम है, गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रहमान रहीम, आपने बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया है। डिसरप्शन इन एजुकेशन इज ऑलरेडी हियर और जो लोग इसके अंदर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे वो लोग पीछे रह जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर जिस तेज़ी से आ रही है, थोड़े दिनों में वही हाल होगा उन यूनिवर्सिटीज़ का जो ब्रिक एंड मोटर पे डिपेंडेंट है। जो जैसा हमारी पुरानी पीली और काली टैक्सियों का हाल हुआ है, जैसे हमारे सुपरमार्केट्स और रिटेल स्टोर्स का हाल हुआ है, अमेज़ॉन और दराज और इस टाइप के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद जैसे होटलों का हाल हुआ है और टिकटिंग एयरलाइंस का हाल हुआ है Booking.com और ये एक्सपीडिया के बाद। सो यस, एजुकेशन के अंदर जो डिसरप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन की वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। उसके लर्निंग आउटकम्स बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। उसमें जो AI की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इन्विजिलेशन और एग्जामिनेशन के इश्यूज हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं। 360 डिग्री प्रॉक्टरिंग जो है उसके अंदर आ चुकी है और उसके अलावा जो कॉस्ट है वो भी अब ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत कम है कंपेयर टू दी ऑन ग्राउंड एजुकेशन, बिकॉज इसमें वो बिल्डिंगें बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके हमारे मुल्क के अंदर जहां ऑलरेडी स्कूलों की और यूनिवर्सिटीज़ की दरसगाहों की किल्लत है वहाँ पे हम अरबों रुपए बिल्डिंगें बनाने में खर्च कर देते हैं। सो अब ऑनलाइन एजुकेशन में ये बेहतर होगा कि वो बच्चा खुद कोई ऐसा कंप्यूटर खरीद ले जो कि उसकी ऑनलाइन टीचिंग और तो इसमें पढ़ाई के लिए जो और ये कंप्यूटर को इतना महंगा कंप्यूटर नहीं होगा। जो एफएकीसी है, आपकी आवाज मैंने नहीं सुनी। जी, कैन यू हियर मी नाउ? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है?
यस अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जो इसमें एफिकेसी है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, क्या वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होती? क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर जिसे हम पढ़े हैं, आप भी यकीनी तौर पे जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक है, हम सब उस रस्मी तालीम से पढ़े हैं। ई लर्निंग इज़ समथिंग न्यू फॉर अस एंड सो इज़ फॉर टीचर्स। तो ये कहीं कोई इम्पैक्ट डालती है जो इसकी एफिकेसी ओवरऑल या इसकी जो फ़ायदा है उसके ऊपर सोसाइटी के अंदर एंड टू आवर एजुकेशनल स्ट्रक्चर एज वेल? आपने सही बात की। हम लोगों को जो है जिस टाइप की एजुकेशन मिली है वो ऐसी नहीं है जैसी ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन इज डिफरेंट, और आज का बच्चा भी वैसा नहीं है जैसे हम लोग थे। आज का बच्चा जब एक एंड्रॉयड या फ़ोन उठाता है तो वो मिनटों में उसको कैप्चर कर लेता है, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है स्क्रीन के सामने। और मैं आपको बताऊं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादा है। एक दो चीज़ें जो डिफरेंस है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। ऑनलाइन एजुकेशन में चूंकि सेल्फ लर्निंग ज़्यादा है, रीडिंग है, रीडिंग के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने यू हैव टू राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स फिर कैसे सॉल्व करनी है उसको आपने बताना है। और फिर उसको बताने के लिए आपके इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स भी हैं, तो उसके बाद आपके ग्रुप असाइनमेंट्स भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि लर्निंग आउटकम्स किसी तरह भी कम हो रहे हैं, सिर्फ एक इसका जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है, जो सिस्टम है तब्दील हो रहा है। अब ऑनलाइन के ऊपर जो किताबें हैं, जो लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल हैं, और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स जो टीचर बार बार देते थे। पहले वही केमिस्ट्री की टीचर रोजाना जाके डिफरेंट क्लासों में वही केमिस्ट्री का लेक्चर देते थे। अब उस टाइप के लेक्चर्स जो हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे अवेलेबल हैं, और अब लाइव डिस्कशंस ज्यादा होती हैं, और डिस्कशंस में आप स्मॉलर नंबर के साथ वन ऑन वन काफी बेहतर इंटरेक्शन कर सकते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जो है बच्चे अपने टाइम पे अपने सहूलत के साथ देख सकते हैं। सो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और डेफिनेटली जो वीकनेसेस हैं उसको कवर किया जा रहा है डे बाय डे। जिस तेज़ी से कवर हो रहा है, मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड एजुकेशन की वैल्यू शायद उतनी ना रहे फ्यूचर में जाके, बिकॉज जिस तेज़ी से ऑनलाइन डिसरप्शंस जो हैं उन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस को चेंज किया है, एजुकेशन को भी चेंज कर देगा। अच्छा, साथ और साथ ये खास तौर पे जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपसे जरूर जानना चाहूँ, हमने पहले भी डिस्कशन की जब ई लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से चैलेंजेस तो हैं ओवरऑल, इसके बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। आपने भी बात की कि हम क्लासरूम में वही केमिस्ट्री की टीचर एक वही कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाया जाता था। इससे आपको लगता है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है या बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उन पे भी इम्पैक्ट आया, और अब जो ऑनलाइन पे एक स्विच आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइमिंग, क्या इससे इनकी क्रिएटिविटी या इनकी जो लर्निंग स्किल्स है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा? डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग कम्प्लीटली। देखें, जो ऑनलाइन एजुकेशन में अब गेमिफिकेशन आ गई है, उसकी वजह से जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है बच्चों का। जो क्लासरूम के अंदर उतना नहीं होता, उतना गेमिफिकेशन में आ गया है, और लॉट ऑफ लर्निंग इज ऑन गेमिफिकेशन नाउ। प्लस जो वर्चुअल रियलिटी ने काम किया है उससे भी बड़ा बेनिफिट हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन में। बहुत सारी लैब्स की अब ज़रूरत नहीं रही है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं रही जो पहले बहुत मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव होते थे। सो यस, वर्चुअल रियलिटी आ गई है, और गेमिफिकेशन आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज़्यादा आ गई है इन मॉनिटरिंग, इन असेसिंग, इन स्टैंडर्डाइजिंग द सब्जेक्ट। सो इसका जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए, वो ये कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट, बल्कि कोई भी टॉपिक, उसका एक्सपर्ट उसको पढ़ा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, लेकिन वो किसी गांव देहात के बच्चे को भी पढ़ा सकता है। अच्छा, ये जो टॉपिक के लिए गांव देहात के बच्चों की देहातों में ले जाने की अब जी जो आपने रेफर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, शहरों के अंदर हैं, उनके अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी समहाउ है, नो हाउ भी है, गैजेट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रूरल एरियाज, जहाँ पे या तो स्कूल्स ही नहीं है, पहले स्ट्रक्चर ही नहीं था, वहाँ तक इसकी एक्सेस और भी मुश्किल है, और ऑब्वियसली अब लोगों के लिए कॉस्टली भी, क्योंकि वो तो वहाँ पे लोग फ्री एजुकेशन में बच्चों को नहीं भेजते, तो गैजेट्स कैसे खरीदेंगे, इंटरनेट ऑल। तो इसके लिए कौन सा, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या चाहिए, हमें क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, आपकी बात ठीक है कि गैजेट्स बहुत महंगे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है गैजेट्स कौन से लेने हैं,
अगर वो सबसे महंगा तरीन लैपटॉप ले लें तो उसके अंदर एक साइंस का या एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए जिस टैबलेट की जरूरत है वो शायद 10,000 रुपए में मिल जाए। और 10,000 रुपए तो किसी भी एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की फीस होती है, चाहे गांव देहात में या किसी दूर दराज शहर में भी हो। और मैं इस वक्त सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 शहरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे और सैकड़ों शहर हैं इस मुल्क के अंदर जहां पे इंटरनेट बहुत अच्छा मौजूद है। हैदराबाद है, ठट्टा है, सक्कर है, लाड़काना है, एंड मेनी मोर। चाहे फैसलाबाद हो, चाहे सियालकोट हो, वहां पे इंटरनेट मौजूद है। वहां पे ये सस्ते गैजेट्स लिए जा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी कुछ महंगे नहीं है। कैंडल और दूसरी जो ई बुक्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आइडिया ये है कि कम से कम जो मिसिंग है जी आइडिया फ्लोट किया जाए, जो मिसिंग है वो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग right. Thank you very much for joining us. We're running short of time, otherwise we could talk a lot about it obviously, and thank you very much for joining us. And इस पे बात करने का बहुत शुक्रिया, हम इस पे बात करते रहेंगे। ई-लर्निंग इंपॉर्टेंट, माय प्लेजर। हमें एक सरप्राइज मिला था कोविड की सूरत में, और हमारी कोशिश है हम अपने डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर इस बात के ऊपर तवज्जो दिला रहे हैं कि अब इसको हमारे एजुकेशनल कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, ताकि फर्दर हम अपने बच्चों को कोई सरप्राइज ना मिले और ट्रेन कर सकें इसके। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब बात करते हैं पीसा अवार्ड 2021 की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती रही। लोग बहुत एक्साइटेड भी थे। ऐसे अवार्ड इवेंट्स कम आते हैं पाकिस्तान में, बट वी आर हैप्पी टू सी कि इस दफा सिर्फ शोबिज, फिल्म, ड्रामा के या म्यूजिक के अवार्ड्स नहीं थे, इसमें सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी शामिल किया गया था। दिस वाज द मोस्ट थ्रिलिंग थिंग वी मस्ट से इस सारे अवार्ड सेरेमनी के अंदर। खैर, जो इंतजामिया है उसकी जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक साल 2021 के अवार्ड्स के लिए 24 कैटेगरीज का ऐलान किया गया था, जिसमें पहली मरतबा एज ऑफ टोल्ड सोशल मीडिया स्टार्स भी नामजद हुए थे। इनमें यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी शामिल थे। पीसा अवार्ड 2021 यूट्यूबर ऑफ द ईयर, जिसके बारे में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड अवार्ड था, बहुत ज्यादा बात की जा रही थी कि ये कौन होगा, तो ही इज नन अदर देन डकी भाई सादुर रहमान, जो कि सबसे ज्यादा देखे भी जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं, डिस्कस भी किए जाते हैं। वही इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। वी हैव इनवाइटेड रुमैसा एज वेल, बट आई थिंक शी kept on sleeping. I don't know. Maybe हमें soon join करें। खैर, इस वक्त डकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सारी रात जाग कर हमें ज्वाइन किया है। So award goes to डकी भाई, this award as well. Thank you very much डकी for joining us and good morning. कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेरी तो गुड नाइट होने वाली, आपकी गुड मॉर्निंग है। थैंक यू सो मच कि आप जाकर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड, इट वाज वेल डिजर्व्ड। हम पहले ये डिस्कशन कर रहे थे कि बड़ा जबरदस्त कंटेंट और यूट्यूबर, एज ए यूट्यूबर आपने बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। कैसा लगा अवार्ड जीत के? बड़ा अच्छा लगा, और मुझे इस चीज़ का आई वांट टू अप्रिशिएट द होल पीसा टीम और जितने भी लोग हैं बिहाइंड द अवार्ड शो, के मतलब उन्होंने इंटरनेट से लोगों को चांस दिया और लोगों को जो है मतलब ऑन द स्क्रीन लेके। सो आई वांट टू अप्रिशिएट एवरीवन वर्किंग फॉर दिस। और बाकी अवार्ड जीत के अच्छा लगा, और फॉर मी ऑनेस्टली मेरे लिए अवार्ड यही है कि लोग सपोर्ट करते हैं, लोग देखते हैं, लोग लाइक करते हैं, लोग कमेंट करते हैं। मेरे लिए वो ज़्यादा अवार्ड आता है। बट हाँ, एक पीस लगा डेकोरेशन मेरे टेबल पे भी अच्छा ही लगता है। That's really great. आप उन लोगों में से हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से हैं, जो कि जब से सोशल मीडिया के ऊपर हैं, इस होप के साथ आप लोगों ने काम किया कि एक दिन आपको भी रिकग्निशन मिलेगा। और ऑफ एंड ऑन आपके जितने व्लॉग्स हमने देखे उसमें कुछ sarcasm भी था, कुछ कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी नजर आ जाती थी, लेकिन विद दैट आप लोगों ने एक रो के अंदर काम जारी रखा। एंड नाउ दिस इज द टाइम जब आप लोगों की प्रेजेंस किसी अवार्ड सेरेमनी को 4 चांद लगा देती है। हाउ इज दिस फील डकी? ये कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मेरा शुरू में इस तरह की इंटेंशन नहीं थी कि मैंने रिकग्निशन लेनी है या फिर मतलब टीवी पे आना है और समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुई थी मेरे साथ कि इससे पहले ना डक्की भाई से पहले मेरा टेक चैनल हुआ करता था। टेक चैनल में मोबाइल के रिव्यूज वगैरह बनाता था और ये कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं बनाया करता था उसके अंदर ना। तो वो वाला चैनल मेरा हुआ करता था, जो मैंने ये सोच के बनाया था कि एक तो मुझे टेक्नोलॉजी का शौक भी था, मुझे टेक का काफी शौक था, और ये भी था कि मैं यूट्यूब वगैरह देखता था ना, तो मुझे पता लगा था कि अच्छा आप इसको अपनी जॉब भी बना सकते हो, मतलब एक तरह से आपकी इनकम भी हो सकती है। तो हाँ, मैं उस चीज पे था, मतलब
अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो अगर मैं उसके अंदर से लिविंग अपने लिए कमा रहा हूँ तो मैं उस चीज के लिए वर्क कर रहा, लेकिन मैंने फेम रिकग्निशन वो मुझे अभी भी ऑनेस्टली नहीं है। आप यकीन करें 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, मैं अभी भी कच्चे पहन के बाहर घूमता हूँ। मेरा ऐसा कोई वो ऐसा सेलिब्रिटी वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, स्टार टूर वाला। ये तो स्टाइल है आजकल। बट यही है, लेकिन हाँ अच्छा लगा कि मतलब लाइक फेम वगैरह ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई विश कि मैं इसको थोड़ा बहुत कम कर सकता। मतलब इन सेंस के मैं पहले बाहर जाता था, मेरी नॉर्मल लाइफ थी, यूनिवर्सिटी चले गए, दोस्तों के साथ मिलना और ये वो, अब वो उस तरह से नहीं है। तो बंदा बैठे बैठे थोड़ा आई डोंट नो स्ट्रेस आउट रहता है, स्ट्रेस आउट, फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जा नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, यू कांट सोशलाइज दैट वे जैसे आप पहले करते थे। अच्छा, ऑब्वियसली ये इन अवार्ड्स में डिजिटल कैटेगरी को पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी अवार्ड शो ने चांस दिया है कि जो डिजिटल पे काम करते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनको एक चांस दिया जाए। डू यू थिंक इट्स ये एक अच्छे टाइम पर डिसाइड किया गया? क्योंकि ऑब्वियसली हम एज अ डिजिटल क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर आप लोग को देखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि जब आप एक चीज़ को बनाते हैं, कोई एक व्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो उसमें एक बहुत सारी एफर्ट दरकार होती है, रिसर्च एंड ऑल दैट एग्जीक्यूशन। सो आपको लगता है कि जो अब इस कैटेगरी को बीच में शामिल किया गया है, चाहे वो टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं, सो आपको या इसको थोड़ा लेट किया गया, अभी मजीद जो कह लें इसमें इन्होंने चांस दिया है लोगों को इस हवाले से? आई थिंक इट्स द हाई टाइम, क्योंकि अगर आप देखें ना आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट का ही दौर आ रहा है, और अगर आप देखें तो इंटरनेट पे लोग जो हैं एक तरह से इंडिविजुअली उठते हैं। अब देखिए मेरे पीछे कोई डायरेक्टर नहीं है या कोई एक्टर या मतलब प्रोड्यूसर, कैमरामैन वगैरह नहीं है, मैं इस वक्त भी वेबकैम से आया हुआ और ये वो मेरी यही वीडियोस होती हैं, यही वाला मैं माइक यूज़ करता हूँ। तो मतलब वो इंडिविजुअली होता है और मतलब वो इंडिविजुअली अपनी एक फॉलोइंग बनाता है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर कोई टीवी से होता है उसके पीछे ड्रामा, प्रोड्यूसर, राइटर, ये काफ़ी बहुत बड़ी टीम बैकअप होती है उसको और ये वो। तो आई थिंक इंटरनेट जितने तेजी से आगे जा रहा है और उस पर क्रिएटर्स लोग जितने तेजी से आगे जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। अभी भी ऑनेस्टली बताऊं कि तो ये अभी ना स्टार्ट ही है एक तरह का, अभी इतना ऊपर गया नहीं है, अभी तो इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, क्योंकि अभी लोगों के पास उस तरह से इंटरनेट है नहीं पाकिस्तान में कि वो बहुत इजीली एक्सेस कर सके। छोटी मोटी टिकटॉक वगैरह, वो टिकटॉक भी इसलिए ज़्यादा चल जाती है क्योंकि वो ईजी है, वो कम एमबी लेती है, कम उस बैंडविड्थ लेती है। ठीक है, पाकिस्तान में नेट जितना चलता है उस पर टिकटॉक चल जाती है। अच्छा देखिए, आपको नहीं लगता कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बर्गर बच्चों वाला कंटेंट है जो आप बनाते हैं? मतलब यू नो हल्का फुल्का स्लैंग हुआ, हल्की फुल्की अंग्रेजी डाली, वीडियो गेम्स एंड ऑल। आप पाकिस्तान के जो मैसेज हैं, जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, मे बी दैट डजंट सूट योर कंटेंट, बट आप उसको टारगेट नहीं कर रहे हो, आप उस सर्टन बर्गर नीश ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देती है। आप उन्हें कहते हैं कि मुझे 5 लाख लाइक्स दे दो, तो वो दे देते हैं आपको, बट ऑन द अदर एंड when it comes to a certain reach, वो somehow आप अभी तक टारगेट नहीं कर पाए हो, even being the biggest YouTuber in Pakistan, ऐसा लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सीन है, क्योंकि मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं। मुझे तो मेरे घर में अखबार देने वाला भी आता है। एक दिन मैं अखबार पकड़ने मतलब बाहर चला गया तो उसने वहाँ पे पहचान लिया, अच्छा आप यहाँ पे रहते हो, अखबार नहीं सॉरी दूध वाला, अखबार तो खैर फेंक के चला जाता है। दूध फ्री हुआ उसके बाद? दूध फ्री तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उसके बाद से उसने साफ दूध लेके आना शुरू कर दिया। घर से बॉईल करके ले आता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अब जो ऑब्वियसली आपने भी पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत सारा जो इंटरनेट पे एक्सेस नहीं है लोगों की, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं वहाँ आपको लगता है कि कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया, या इससे किसी क्वालिटी पे, जो कंटेंट की क्वालिटी है उसका भी असर हुआ है? कि क्योंकि ऑब्वियसली हर एक की एक्सेस है, अब आपको या हर कोई यूट्यूब चैनल बना सकता है, अपना कंटेंट डाल सकता है, तो जो एक क्वालिटी कंटेंट है उस पे इम्पैक्ट आया है कोई, डू यू थिंक? हाँ, ऑफ कोर्स आता है, नए लोग आते रहते हैं और जो मतलब उनसे ऊपर हैं उनसे बेहतर काम होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल यूट्यूबर ऑफ द ईयर अगर मुझे मिल भी गया, दैट डजंट मीन कि मेरा कंटेंट सबसे बेहतर होगा। मेरे से कम सब्सक्राइबर वाले इतने बैठे हैं जिनकी जबरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं और मैं खुद बैठ के उनको देखता हूँ, उनको मैं फॉलो वगैरह करता हूँ। तो कंपटीशन बिल्कुल हाँ आ रहा है। कुछ चीजें वो लैक करते हैं कि मतलब आपको ऑडियंस उनको ग्रो नहीं करने आ रही होती फॉर सम रीजन, ये भी एक
ट्रिक होती है, मतलब एक टेक्निक ये भी होती है कि आपको ऑडियंस को इंगेज कैसे रखना है। कंटेंट बनाना एक डिफरेंट चीज है, चलें कंटेंट लोगों को दिखाना एक डिफरेंट चीज है। आपकी दोस्त रोमैसा भी हमारे मौजूद हैं, कुछ आपने मिलजुल के अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों ने किए। रोमैसा, कैन यू हियर अस? आप सुन सकती हैं हमें रोमैसा? हाँ जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हमने आपको जगा ही लिया। डकी भाई तो सोई नहीं, यू नो दिस इज व्हाट यू कॉल रिस्पांसिबिलिटी। सो गाइस, सी योर इन्फ्लुएंसर्स से इतने रिस्पांसिबल नहीं, सोए रहते हैं। रोमैसा कुछ बोल रही हैं जी। रोमैसा देखी ना, मैं फुल चिल कर रही थी, भूल गई थी कि मुझे इंटरव्यू देना। पिज्जा के बाद सातवें आसमानों पे वो। चले, हमारे पास टाइम कम है, ज्यादा हम पहले तो डिस्कशन हो चुकी डकी भाई से भी। रोमैसा, हाउ इज द फील? अवार्ड मिल गया, हम चाहेंगे आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करें, डिटेल्स आपसे गप लगाएं, लेकिन अभी क्या फील है अवार्ड लेने के बाद? हाउ आर यू फीलिंग? इंस्टाग्राम को आप तो रूल करिए भाई। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे कंपटीशन में वाज दनानी, वंडरफुल, अमेजिंग, वलिया, such a good content creator, everyone was there, और फिर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे मिल जाएगा, but it was really unexpected कि लोग मुझसे I must say, even if Dana is watching and Valia is watching, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपका जो कंटेंट होता है बड़ा फर्क होता है। आपकी वीडियोस, कराची एक्सटेंड एंड ऑल दैट, आई लिटरली एंजॉय दैट। आपका बहुत मजेदार कंटेंट है, सो यू डिजर्व इट एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। रोमैसा, अब ये बताएं कि आपने जिस तरह का कंटेंट बनाती हैं, अब आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है, जब आपको रिकग्निशन मिलती है तो उसके बाद आपका जो कहले मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है, तो क्या एक्साइटमेंट रही इसके बाद अवार्ड मिलने के बाद? अब यही है कि पिज़्ज़ा मिल गया तो अब तो और मेहनत करनी है, और अच्छे कंटेंट निकालने हैं, और ज्यादा से ज्यादा जैसे कि पिज़्ज़ा मिल गया, पैसा भी मिल जाए तो अच्छा है। रोमैसा, I cannot। अच्छा, आप अब मैंने कहा आप कह रही है कि पिज़्ज़ा मिल गया, पैसा भी मिल जाए ज्यादा, यू नो सम मोर बिजनेस एंड स्टफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा दकी भाई, यू आर द, आपकी जो फॉलोइंग है और जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, दैट्स ब्रिलियंट। और आपके चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि यार लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, लोग हिले नहीं है। आपका जो पहले वाला था वो भी उसी जगह पे, और नए लोग इस पे ऐड हो रहे हैं। सो आप जो अपना कंटेंट इसको लेकर कुछ तब्दीली भी लाने का मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं, यू नो, अदर देन द रोस्टिंग एंड द गेमिंग स्टफ, कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो अपने देखने वालों को बताइए। बिल्कुल, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो डाली है वो एक व्लॉग डाला है, और वो जो व्लॉग है ना मेरी बाकी रोस्टिंग वीडियो से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा का जो ट्रिप था वो भी मैंने व्लॉग बना के डालने, जिस तरह से लास्ट ईयर भी डाला था, तो लोग वो काफी देखते हैं। मेरे पास टोटल चैनल पे सिर्फ 3 व्लॉग्स हैं, और वो तीनों के अगर आप कह सकते हैं एंगेजमेंट और व्यूज जो है ना वो मेरी रोस्टिंग वीडियो से ज्यादा है। तो आई फील लाइक कि लोग एक रियल लाइफ कंटेंट भी देखना चाह रहे हैं कि रियल में किस तरह से घूमते हैं ये सारा और ये वो। तो आई थिंक वो लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि नेचुरली तफरी होती है, उसके अंदर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, बस लोग रिलेट कर पा रहे होते हैं। ठीक हो गया। रोमैसा, चूंकि आपने मैं काफी लेट ज्वाइन किया, हम चाहेंगे जल्दी से कोई मैसेज अपने देखने वालों को दे दें, क्योंकि हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे और आपको हम उस पर मेक श्योर करेंगे आपको जल्दी उठाएं और आपको हम फौरन जगा के कहेंगे आप आ जाएं। कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए? रोमैसा, क्या मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलेगा? कुछ पूछा आपने मुझसे? हम ये कह रहे हैं, हाँ, कुछ कहना चाहे हमारे देखने वालों को। पहले तो अपने व्यूअर्स को थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था। आई लव यू ऑल गाइस सो मच। और इंशाल्लाह अगले साल फिर से और भी अवार्ड्स इंशाल्लाह ऐसे हों हम डिजिटल क्रिएटर्स के लिए, जिसमें हम नॉमिनेट हो। हमें थैंक यू वेरी मच रोमैसा, बहुत शुक्रिया। डकी भाई आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन इस अवार्ड के लिए। अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे, शाम को आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। आएंगे हम शाम को क्रिकेट की बात करने। अल्लाह हाफिज।